हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट 2025 केमिस्ट्री की एक सीरीज को स्टार्ट किया है और ये हमारा गैसेस के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो भी जाके देख ले ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और क्लियर हो जाए। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई क्वेश्चंस वाला टॉपिक है जिससे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं, अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो हमने अपनी पिछले लेक्चर्स में ये तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है ये कवर कर लिए थे और आज जो है हमने डिस्कस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे पास वंडर वॉल्स करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है क्योंकि इससे हमारे बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट्स इससे हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट में डिस्कस होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन है जो उस गैस को रिप्रेजेंट करेगी या जो वो गैस उसको फॉलो करेगी जो कि तमाम गैस लॉज को फॉलो करती हो। तो पहला लॉ हमारे पास था बॉयल्स लॉ, फिर हमारे पास था चार्ल्स लॉ और फिर हमारे पास था एवोगैड्रोस लॉ। अब इन तीनों लॉस को जब हम लिखते थे तो हम कहते थे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, 1 2 और 3। अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर लूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N डिवाइड बाय P। और अगर मैं यहां पे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं या P को उस तरफ ले जाऊं तो हो जाएगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। और अगर मैं अब यहां पर कोई साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो मेरे पास इक्वालिटी के साइन के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां जो कांस्टेंट है वो क्या है? यहां जो कांस्टेंट है वो है आइडियल गैस कांस्टेंट। अब आइडियल गैस कांस्टेंट जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके टेस्ट्स के एंट्री टेस्ट के लिहाज से। इसके बारे में आपसे बहुत चीजें पूछ ली जाती हैं, इसके यूनिट्स पूछ ली जाते हैं, इसकी वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। तो आइए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT जिसको मैं कह रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन में से R की वैल्यू को आइसोलेट करूं तो हो जाएगा PV डिवाइड बाय NT। ठीक है, अब यहां पे आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीजें आपको यह पता होनी चाहिए कि मेरे पास जो इस आर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर मैं उनके यूनिट्स नंबर 1 SI में ले लूं, नंबर 2 STP पे ले लूं, नंबर 3 कैलोरीज में ले लूं तो मेरे पास आर की क्या वैल्यू आई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट्स के रिलेशन में। तो अगर मैं SI यूनिट में ले लूं तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी और उसके क्या यूनिट्स होंगे। अगर मैं SI पे ले लूं तो मेरे पास होगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। वो कैसे? न्यूटन मीटर कैसे आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर आ गया पर मोल पर केल्विन। आप सिंपली आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज करके यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गई मेरे पास SI पे वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं STP पे वैल्यू। तो STP पे क्या वैल्यू होगी? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, फिर वही बात एटीएम यूज किया है हमने एज प्रेशर का यूनिट और डेसीमीटर क्यूब यूज किया हमने एज वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, लेकिन अब ये तो वो दो वैल्यूज हैं जो कि बुक्स में भी लिखी गई हैं और जो कि कॉमन भी है। एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है टेस्ट में और वो बहुत काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि
वो थोड़ा डिफरेंट है और डिफरेंट चीज आपके एंटी टेस्ट में डिस्कस होगी। तो वो है हमारे पास कैलोरीज में 1.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो इसका मतलब अगर कोई समझ सके तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 1.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन का कि एक मोल गैस का अगर मैंने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है ना तो मुझे 2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इस पॉइंट को आप दोबारा सुन लें कि अगर मैंने 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे 2 कैलोरीज एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, इस सब को आपने एक दफा देख लेना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये वैल्यूज को कम से कम आपने याद कर लेना है, रट लेना। अब मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन तो आ गई, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। भाई हर किसी को याद है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अब मुझे यह पता चले कि ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का फायदा क्या है। आप इससे क्या बता सकते हैं या क्या पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां से पता लगा सकता हूं मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके, वो है कंसंट्रेशन ऑफ गैस। अब कंसंट्रेशन ऑफ गैस भाई कैसे पता लगा सकता हूं? आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन आप किस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी और ये हो जाएगा P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। तो हो जाएगा P इक्वल्स टू सी आर टी वेयर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और C हो जाएगा इक्वल्स टू P बाई आर टी। ठीक है, तो इससे आप कंसंट्रेशन ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और बात इधर से आप अखज कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो गैस की प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड होगी और टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड होगी। ये दो बात आप इस इक्वेशन से अखज कर सकते हैं। फिर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके क्या पता लगा सकता हूं? मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके डेंसिटी ऑफ अ गैस को भी फाइंड कर सकता हूं। अब डेंसिटी ऑफ अ गैस में कैसे पता लगाऊंगा? ये तो पता लगेगा इक्वेशन लिख के, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये इसमें पुट कर दूंगा, पी वी इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये आ गया। फिर आ जाएगा ये पी एम इक्वल्स टू एम बाय वी इंटू आर इंटू टी। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एम बाई वी। रहेगा पी एम इक्वल्स टू डी आर टी। तो अब यहां पर डेंसिटी क्या होगी? सिंपल मैथ्स है, डी इक्वल्स टू एम पी बाय आर टी। तो पहली चीज जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव की वो थी कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस और दूसरी चीज जो की है वो है डेंसिटी ऑफ अ गैस। अब इतनी टाइम से मैं कह रहा हूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस। अब पता तो चले कि ये आइडियल गैस होता क्या है और क्या कोई ऐसी गैस भी होती है जो कि आइडियल नहीं होती। तो आइए उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो आइडियल गैस वो गैस होती है जो कि तमाम गैस लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, फॉलो तो करती है लेकिन चाहे कोई भी कंडीशन हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, प्रेशर कम हो, हर सिचुएशन में आइडियल गैस जो है वो गैस लॉज को फॉलो करती है। अब जो रियल गैस होती है या जो नॉन आइडियल गैस होती है वो गैस लॉज को फॉलो करती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाते हुए एक और पॉइंट बताया था कि जो आपके पास गैस होती है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नजदीक, उस गैस का वॉल्यूम उसके कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो असल गैसेस होती हैं, जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, उनका जो है वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, अपना वॉल्यूम होता है। तो वही बात यहां पर आ गई कि आइडियल गैसेस में वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल और वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, फिर
नेक्स्ट बात मैंने बताई थी कि कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाते हुए। तो सेम बात आइडियल गैस के लिए, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रियल गैसेस आर प्रेजेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। वो पॉइंट ये है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो यहां पर 1 होता है आइडियल गैसेस में, और रियल गैसेस में 1 के इक्वल नहीं होता। तो बेसिकली अगर आपको मैं बता दूं कि आपने पढ़ा है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी बाई एन आर टी जो है ना वो जी के इक्वल होता है, जी के। ये जी जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो आपको पता है कि यहां पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में हम एनआरटी को उठा के डिनोमिनेटर में लेके आए हैं। लेकिन ये सिर्फ किस में होता है? आइडियल गैसेस में होता है। लेकिन रियल गैसेस में जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर कोई प्रेशर वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ बनाया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगी फॉर एन आइडियल गैस, लेकिन नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर दी रियल गैसेस। फिर नेक्स्ट बात, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। फिर ये कहता है कि आइडियल गैसेस जो हैं वो लिक्विफैक्शन नहीं करती, और रियल गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई कर जाती हैं। क्यों लिक्विफाई कर जाती हैं? क्योंकि इनके अंदर आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो कि हम यहां पर लिख लेते हैं कि A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0 इन आइडियल गैसेस, और इन रियल गैसेस A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये A और B क्या है? ये A और B जो है आपको तब समझ आएंगे जब मैं आपको वंडर वॉल्स करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन बताऊंगा। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस होता क्यों है या होता क्या है। तो उसके लिए मैं एक कंटेनर को इमेजिन करूंगा, और ये इमेजिन करूंगा कि इस कंटेनर में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह। अब आप सबको पता है कि गैसेस जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है कि जिनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस उनके रेडियस या डायमीटर के मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा होती है। मत इजी अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो कुछ अजम्पशंस देती थी आपको। क्या अजम्पशंस देती थी? कि assumptions देती थी कि पहली बात आपके पास नो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरी देती थी कि वॉल्यूम इज 0, ठीक है, आपकी गैसेस का। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास जो कंटेनर था आपकी गैस का, उस पे मैं कुछ प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ऐसे होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कर दूं कि मैं इनका टेम्परेचर क्या कर दूं? लो कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से और इनके अंदर क्या होंगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कौन सी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ये मैंने एमसीक्यू अपनी जिंदगी में बहुत दफा आते हुए देखा है एमडी कैट में, कि आइडियल बिहेवियर होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर, और नॉन आइडियल बिहेवियर या रियल गैस बिहेवियर जो होता है वो होता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर मैं कोई आइडियल गैस लूं, मैं इसी स्लाइड पे बताऊंगा क्योंकि ताकि आपको समझ आए। अगर मैं कोई रियल गैस लूं, पहले मैं कोई आइडियल गैस लेता हूं, ये मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसी भी बॉयज लॉ का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी गैस का, तो वो कुछ इस तरह का आइसोथर्म होता। ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस। लेकिन मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक रियल गैस का,
तो वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। वो ये कहना चाहता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होना इस ग्राफ में, अगर आप इसको गौर से देखें, यहां पे कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि एक प्रेशर बढ़ाने के बाद एक लेवल पे आके वॉल्यूम जो है वो एक ही लेवल पे आ गया वी पे, और प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि पार्टिकल्स इतना करीब आ चुके हैं एक दूसरे के कि ऐसा हो ही नहीं सक रहा कि पार्टिकल्स को मजीद कंप्रेस किया जा सके, मजीद वॉल्यूम डिक्रीज किया जा सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए वॉन डर वॉल ने एक इक्वेशन डिराइव, वो इक्वेशन डिराइव करने से पहले उसने एक बात सोची। उसने कहा कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो कि एक गैस को नॉन आइडियल गैस बना सकती है। तो उसके जवाब में उसने दो बातें की। पहली बात उसने ये की कि भाईजान, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतना नॉन आइडियल कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात उसने ये की कि जितना साइज ज्यादा होगा नॉन आइडियल कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों की बेसिस पे आपके पास, इन दोनों प्रिंसिपल्स की बेसिस पे आपके पास एमडी कैट के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी मैं बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर नॉन आइडियल या मोर रियल, जो आप कहना चाहते हैं, ए बी सी टी, SO2, CO2, हीलियम कर लो, हाइड्रोजन कर लो। तो 2 सेकंड पॉज करें और इसका आंसर सोचे। तो इसका आंसर आपके पास होगा SO2। क्यों? पहली वजह, SO2 इज पोलर। दूसरी वजह, SO2 का साइज ज्यादा है। अगर ये नॉन पोलर होती ना CO2 की तरह, तो इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती, वो हम आगे लिक्विड्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या है, पोलर। इसके अंदर क्या डायपोल डायपोल एग्जिस्ट कर सकता है? कैसे पोलर है वो अगर कोई जानना चाहता है तो ऐसे पोलर है SO2, जबकि CO2 जो है वो नॉन पोलर है क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका डायपोल मोमेंट नॉन 0 है। ये एक बात। दूसरी बात जो कॉमन सेंस से भी आप सोच रहे थे, 44 और कितना है इसका, 32 + 32 64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, SO2। आपको ये बात MCQ में अप्लाई करनी पड़ेगी जब भी आपको आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस का सवाल आएगा। यही दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो में हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन आइडियल गैस या फिर जिसको कहते हैं आप रियल गैस के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए वॉन डर वॉल्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।